प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। साथियों आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। साथियों पिछले कुछ महीनों से भारत में जो लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है वो आपको काफी ज्यादा इसकी केसेस आपको देखने को मिले होंगे। न्यूज़ पेपर के माध्यम से और टीवी में न्यूज़ के माध्यम से आपको इस बीमारी के बारे में काफी जानकारियां मिली होंगी। साथियों आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसका मकसद ये भी आप तक सही जानकारियां और जो कुछ भ्रांतियां हैं एलएसडी बीमारी से जुड़ी हुई उन पे चर्चा की जाए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। अपने जो दूसरे पशुपालक किसान भाई हैं उनसे भी आप इस जानकारी को शेयर करेंगे तो ये जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। तो साथियों हम बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में। साथियों पशुपालन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। पशु की खुराक में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी पशु में बीमारी आ सकती है। तो लंपी स्किन डिजीज जो ये बीमारी है ये पशुओं में बीमारी वायरस के कारण जुड़ी हुई समस्या है। तो साथियों लंपी स्किन डिजीज एक वेक्टर जनित चेचक रोग है। वेक्टर जनित चेचक रोग का मतलब इस वायरस को एक पशु से दूसरे पशु पर लेके जाने के लिए जो वेक्टर्स हैं जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फॉर एग्जांपल मच्छर, मक्खियां, चीचड़, टिक्स माइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर मतलब ये वायरस को एक पशु से दूसरे पशु पे पहुंचाने का काम करेंगे, उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। इस बीमारी के वेक्टर कौन है? मच्छर, मक्खियां और पशुओं के शरीर पे पाए जाने वाले टिक्स और माइट्स। साथियों इस बीमारी में पशु के शरीर पे जो चमड़ी है उसको चमड़ी को ये वायरस प्रभावित करता है। पशु की चमड़ी पे आपको गांठें दिखाई देने लगती हैं। ये इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है जो आप देख के पता लगा सकते हैं भी हाँ ये एलएसडी की बीमारी है। एलएसडी बीमारी के कारण जो पशु उद्योग है उसमें बहुत सारा नुकसान आपको देखने को मिलता है। पहला नुकसान पशु की मृत्यु के कारण, दूसरा नुकसान दूध के उत्पादन के कारण, उसके बाद में पशु में प्रजनन से संबंधित समस्याएं भी आती हैं और कुछ पशुओं का जो एबॉर्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये पशु आमतौर पे मच्छर मक्खियों के द्वारा, इसके साथ साथ में अगर आप डेयरी फार्म पे जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एक डेयरी फार्म से दूसरे डेयरी फार्म पे आप उसको लेके जाएंगे तो उससे भी बीमारी ये फैल सकती है। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप करते हैं तो जो ग्लव्स हैं वो कंटेमिनेटेड हैं, गन अगर कंटेमिनेटेड हैं, फिर वेटनेरियन अगर एक फार्म से दूसरे फार्म पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो भी ये बीमारी को फैला सकते हैं। तो साथियों ये काफी गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से बचाने के लिए हमें काफी कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए। इस बीमारी की हम जो विज्ञान है, रोग विज्ञान है, उसके बारे में हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ये बीमारी उन जगहों पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पे जो मच्छर और मक्खियों का प्रकोप ज्यादा है। आमतौर पे आप देखेंगे इंसानों में और पशुओं में जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं वो आपको अफ्रीका के देशों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अफ्रीका के देशों में मच्छर और मक्खियों की संख्या दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि वो गर्म प्रदेश हैं। तो वहां पे जो वेक्टर्स हैं इनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका जैसे देशों में ये बीमारी एंडेमिक है, वहां पे पिछले कई सालों से ये बीमारी के केसेस सामने आते हैं। इसके अलावा अगर झुंड में आपका पशुओं का जो झुंड है उसमें कोई भी अगर ऐसा पशु है जिसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है तो उसमें ये बीमारी ज्यादा आएंगी। इसके बाद में अगर हम देखें मोर्बिडिटी रेट, 100 में से 45% तक, मतलब 100 में से 45 पशु गायों के केस में इस बीमारी से एक टाइम पे ग्रसित हो सकते हैं। और भैंसों में अगर आप बात करेंगे तो उनकी जो मोर्बिडिटी रेट है वो काफी कम है। तो औसतन किसी भी डेयरी फार्म में आपको 2% से लेके 45% तक पशुओं में ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। और जिन पशुओं में बीमारी आई है
उसमें से 10% पशुओं की जो मृत्यु है वो आपको देखने को मिलेगी। ये बीमारी मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करती है, और जिन पशुओं की दूध देने की क्षमता ज्यादा है, जैसे कि एचएफ नस्ल की गाय, संकर नस्ल की गाय, उस बीमारी उन पशुओं में इस बीमारी का प्रकोप काफी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वो पशु ज्यादा विपरीत तरीके से प्रभावित होंगे और उनमें नुकसान भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, भारत में कुछ पशुपालक किसान भाई ऐसे भी हैं जो पशुओं को चराने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, तो उनके कारण भी जो पशु एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, तो ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण वही है, जो घुमंतू पशु हैं उनके कारण ये बीमारी लंबी दूरी तक आपको फैलती हुई देखने को मिल सकती है। अगर साथियों हम बात करें भी ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, इसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? साथियों, भेड़ के अंदर चमड़ी से जुड़ा हुआ रोग है जिसका नाम है सीपोक्स वायरस। बकरी के अंदर चमड़ी में नोड्यूल्स बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, जिसको हम गोटपॉक्स बोलते हैं, उसके उस बीमारी को फैलाने वाला जो वायरस है वो है गोटपॉक्स वायरस और लंपी स्किन डिजीज वायरस। ये सारे वायरस 90% तक इनका जो बनावट है वो एक जैसी है, सिमिलर है। तो इनका जो ग्रुप है केप्री पोक्स वायरस, उस ग्रुप के ये तीनों वायरस हैं जो सदस्य हैं, एक ही ग्रुप के ये तीनों वायरस हैं। तो काफी मिलावट है, काफी मिलती जुलती इन वायरस की संरचना है। इसके बाद में साथियों एलएसडी जो बीमारी है उसका एक ही प्रकार है, एलएसडी वायरस है वो आमतौर पे आपको एक ही प्रकार का मिलेगा। जैसे एफएमडी को फैलाने वाला जो वायरस है उसके 7 प्रकार के सीरोटाइप हैं, मतलब एक ही वायरस के 7 प्रकार हैं। एलएसडी वायरस का एक ही प्रकार है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड और डीएनए की फॉर्म में इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है। डीएनए फॉर्म के जो वायरस हैं वो आम तौर पे ज्यादा स्थिर रहते हैं, उनमें म्यूटेशन वगैरह आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आपको एक फार्म से दूसरे फार्म पे जो एलएसडी वायरस का मोर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर सी ही मोर्फोलॉजी देखेगी दिखेगी। इसके विपरीत बहुत सारी ऐसी वायरल बीमारियां हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनमें म्यूटेशन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वाइन फीवर की जो बीमारी है उसमें आपको म्यूटेशन वायरस में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें भी आपको म्यूटेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके विपरीत एलएसडीवी में आपको म्यूटेशन काफी कम देखने को मिलते हैं। किन प्रदेशों में एलएसडी मुख्य रूप से पाया जाता है? साथियों, जितने भी अफ्रीका के देश हैं वहां पे ये बीमारी काफी लंबे समय से मौजूद है, उन देशों में ये बीमारी एंडेमिक है। उसके बाद में आप देखेंगे पिछले कुछ 4-5 सालों में ये बीमारी फैलते हुए मिडल ईस्ट और उसके बाद में रशिया, चाइना, मंगोलिया जैसे जो कंट्रीज हैं वहां पे ये बीमारी देखी गई थी। 2019 के आसपास में इस बीमारी के पहले जो कुछ केसेस हैं वो उड़ीसा में देखने को मिले थे, और इस साल इस बीमारी के कारण भारत में काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर हम अंदाजन देखें तो 64,000 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु राजस्थान में हो चुकी है। करीब करीब 17,000 से ज्यादा पशु पंजाब में इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। गुजरात, हिमाचल में 5,000 से ज्यादा पशुओं की, और हरियाणा में करीब करीब 2,500 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा करीब 5 एक दिन पहले का है। अगर हम देखें 1 लाख के आसपास में पशुओं की जो मृत्यु है वो हो चुकी है। तो पशु की मौत के कारण जितना डायरेक्ट नुकसान किसानों को हुआ है, औसतन अगर हम एक पशु की कीमत 50,000 भी मान लेते हैं तो 500 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान भारत के किसान भाइयों को इस बीमारी के कारण देखने को मिला है। इसके अलावा भी आर्थिक नुकसान हुआ है, जैसे कि दूध के उत्पादन में कमी। जो इंडिजिनस नस्ल के पशु हैं उनमें दूध उत्पादन में जो कमी आती है वो वेरिएबल हो सकती है, 25% से लेकर 45% तक उनका दूध का उत्पादन कम हो सकता है। इसके अलावा जो संकर नस्ल या एचएफ नस्ल की जो गायें हैं उनमें आपको 50% से ज्यादा दूध के उत्पादन में
कमी देखने को मिल सकती है। तो दूध के उत्पादन के कारण भी पशुओं में ये जो बीमारी है, इसके कारण आर्थिक नुकसान किसान भाइयों को जो उठाना है वो पड़ता है। अब हम बात करें साथियों, ये किन किन पशुओं में बीमारी आपको देखने को मिलेगी। साथियों, जितने भी घरेलू गाय है, भैंस है, उसमें ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। गाय और भैंसों दोनों में बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मोर्बिडिटी रेट है, बीमारी से पशुओं की अफेक्ट होने की जो रेट है, वो गाय में आपको 30.8% मिलेगी और भैंस में 1.6% तक ही आपको ये जो बीमारी है ये देखने को मिलेगी। तो काफी आप मान के चलो भी 20 गुना से ज्यादा जो गाय है वो गाय में ये बीमारी ज्यादा आएगी। इसके अलावा ये जो बीमारी है ये कुछ जंगली पशु हैं, जो घास खाने वाले पशु हैं, जैसे कि हिरण ग्रुप के इम्पाला है या जिराफ है, उनमें भी ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। इस बीमारी का जो वायरस है LSDV, ये भेड़ और बकरियां एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। ये उनके द्वारा भी जो वायरस है एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो साथियों, कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो जुगाली करने वाले पशु हैं वो ही लंपी स्किन डिजीज के कारण उनमें वो बीमारी आती है, वो पशु ही संवेदनशील हैं। इंसान के अंदर या फिर जो कैनाइन ग्रुप है उसमें लंपी स्किन डिजीज के केसेस अभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। अगर कोई भी किसान भाई अपने लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित पशु की टेक केयर कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो उनमें किसी भी प्रकार से इस बीमारी के आने के चांसेस नहीं हैं। और अगर लंपी स्किन डिजीज आपके फार्म पे है और आप पशुओं का दूध का सेवन करते हैं, तो भी किसी भी प्रकार से आपको ये बीमारी फैलने के चांसेस नहीं है। ये बीमारी जूनोटिक बिल्कुल भी नहीं है। इंसानों में कोई भी केस इस बीमारी के कारण अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब साथियों, हम बात करते हैं इस बीमारी का एक फार्म से दूसरे फार्म पे कैसे ट्रांसमिशन होता है, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे ट्रांसमिशन होता है, और एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ये बीमारी फैलती है। साथियों, एक डेयरी फार्म में एक पशु से दूसरे पशु में इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार जो चीजें हैं, जैसे कि पशुओं को पीने की पानी की जगह एक ही होना। एक ही जगह से पशु अगर पानी पीते हैं, एक ही जगह पे पशु अगर खुराक खाते हैं, तो ये बीमारी पशु के लार से, पशु के नाक से निकलने वाले पानी से और पशु की आंखों से निकलने वाले पानी से ये वायरस एक पशु से दूसरे पशु में जा सकता है। डेयरी फार्म में आप देखेंगे पशु आमतौर पे एक दूसरे पशु को है जो जीभ से चाटते हैं, जीभ से लीकिंग करते हैं, तो भी ये बीमारी फैलने के चांसेस हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म पे अगर सफाई की कमी है, मच्छर और मक्खियां ज्यादा हैं, तो ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में काफी तेजी से फैलेगी। तो जो मच्छर और मक्खी हैं वो इम्पोर्टेंट वेक्टर हैं आपके डेयरी फार्म पे। इसके अलावा अगर आप ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं पशुओं के लिए, जो कॉमन इक्विपमेंट्स हैं आप वो इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई भी कंटेमिनेटेड चीज है वो एक पशु से दूसरे पशु पे आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसके कारण भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा जैसे आप अगर वैक्सीनेशन करते हैं, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे, तो भी ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। इसके बाद में जो पशुओं के बनने वाले जो घाव हैं, घाव में आप देखेंगे वायरस काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो घाव की जो चमड़ी है उससे मच्छर और मक्खियों के द्वारा ये जो बीमारी है दूसरे पशुओं में काफी तेज गति से फैल सकती है। किसी भी पशु को ये बीमारी आने के बाद में अगर वो पशु ठीक भी हो चुका है, तो उसके बाद में भी 18-20 दिन तक जो पशु है वो अपने शरीर से वायरस को निकालता रहेगा। तो मतलब पशु ठीक होने के बाद में भी कैरियर स्टेट का काम करता है। और जो पशु के शरीर पे घाव बने हैं, घाव का कोई भी चमड़ी का टुकड़ा भी, उसके अंदर वायरस काफी टाइम तक सुरक्षित रहते हैं और ये बीमारी फैला सकते हैं। इसके बाद में जो अ, ऐसे पशु हैं जिनका बीमारी से लड़ने की ताकत की कमी है, इम्यूनो डेफिशिएंट एनिमल हैं, तो उसमें ये बीमारी काफी ज्यादा और तेज गति से और तीव्र गति से फैलती हुई आपको नजर आएगी। अगर कोई पशु ऐसा है जो दूध का उत्पादन कर रहा है, तो उस पशु का दूध अगर हम उसके छोटे पशु को पिलाएंगे, काफ को पिलाएंगे, तो काफ में भी पशु से दूसरे पशु में
दूध के द्वारा ये बीमारी है जो फैल सकती है। अगर कोई पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पशु का भी जो उसके यूट्रस में काफ है उसके अंदर ये बीमारी जा सकती है, और फीटस में भी आपको घाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं। चूंकि ये बीमारी जो फीटस है उसको अफेक्ट करती है, तो पशु के ब्यान से पहले जो मोर्टेलिटी रेट है पशुओं के जन्म के टाइम पे, मृत्यु दर वो भी इस बीमारी के कारण बढ़ सकती है। साथियों, कम समय की कम दूरी की जो बीमारी को ट्रांसमिशन करने के लिए मच्छर, मक्खियाँ और इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे इस बीमारी को पहुंचाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले में इस बीमारी को पहुंचाने के लिए पशुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पशुओं को हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, वो जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पशु को कोई भी जो एग्जीबिशन है वहां लेके जाते हैं, पशु मंडी से पशु आप खरीद के लेके आते हैं, या फिर जो चरगाहे अपने पशुओं को लंबी दूरी तक चराने के लिए लेके जाते हैं, तो उनके कारण भी ये जो बीमारी है, संक्रमित पशु अगर दूसरी जगह पे जाएगा तो लंबी दूरी में ये बीमारी फैल सकती है। तो पशुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है अभी इस टाइम पे बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपको नए पशु डेयरी फार्म पे नहीं खरीद के लेके आने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है सब क्लिनिकली अफेक्टेड कोई वायरेमिक एनिमल आपके डेयरी फार्म पे आके दूसरे स्वस्थ पशुओं में ये बीमारी फैला सकता है। तो लंबी दूरी के लिए बीमारी फैलाने के जिम्मेदार जितने भी कारक हैं, जैसे कि एग्जीबिशन, डेयरी शो, या फिर मंडियां पशुओं की, या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे खरीद के लेके आना, या फिर चराने के लिए लेके जाना, इन जैसी गतिविधियों पे बिल्कुल इस समय पे रोक होनी चाहिए, ताकि ये बीमारी एक राज्य से दूसरे राज्य में न जाए। तो साथियों, ये इसके प्रमुख प्रकार हैं बीमारी को फैलाने के लिए। ये जो कुछ वेक्टर्स हैं जैसे मच्छर, मक्खियाँ और टिक्स, ये बीमारी को मैकेनिकली ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और एक पशु से दूसरे पशु पे। अब साथियों, हम बात करते हैं एलएसडीवी बीमारी के क्या ऐसे लक्षण हैं जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। साथियों, डेयरी फार्म पे अगर कोई भी पशु लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित अगर है, तो सबसे पहला आपको उसमें साइन क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले उस पशु के मुंह से, नाक से और आंखों से पानी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में पशु को तेज बुखार आपको देखने को मिलेगी। तेज बुखार है और पशु के नाक से और मुंह से पानी निकल रहा है, तो आप उस पशु को एक अंदाजा लगा सकते हैं इस सीजन में कि हो सकता है ये लंपी स्किन डिजीज के लक्षण हो। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं पशु के कंधे के आसपास में और पशु के लेवे के आसपास में, जो लिम्फ नोड्स रहती है जिसको हम सब स्केपुलर और प्री फिमोरल लिम्फ नोड बोलते हैं, उनमें भी सूजन आ सकती है। और उस सूजी हुई जो लिम्फ नोड है उसको आप हाथ से पाल्पेट करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे पशु की जो चमड़ी है, में जो किरेटिनोसाइट्स हैं, चमड़ी की जो कोशिकाएं हैं जिनको हम किरेटिनोसाइट्स के नाम से जानते हैं, उसमें ये वायरस काफी तेज गति से ग्रो करता है। और ग्रो करने के बाद में आपको पशु की चमड़ी पे जो घाव हैं, जो गांठें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। और कुछ टाइम के बाद में जो गांठें हैं वो फूट भी सकती हैं। अगर बैक्टीरिया का उसमें इन्फेक्शन रहेगा तो गांठ फूटने के बाद में आपको एलएसडी बीमारी और तीव्र रूप से देखने को मिल सकती है। अगर गांठों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेकेंडरी बैक्टीरिया दूसरी बीमारियों को भी साथ लेके आते हैं और दूसरी बीमारियां भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथियों, कुछ लक्षण हैं इस बीमारी के। अगर पशु में बीमारी ज्यादा तेज नहीं है, ज्यादा तीव्र प्रकोप बीमारी का नहीं है, तो आपको हो सकता है कुछ गांठें पशु के शरीर पे आपको देखने को मिले। ये जो गांठ है इसका डायामीटर हो सकता है 10 mm से लेके 50 mm तक। तो काफी बड़ी गांठें पशु के चमड़ी पे हो सकती हैं। अगर पशु गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रसित है तो आप देखेंगे बहुत सारी गांठें पशु के शरीर पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही क्रिटिकल केसेस में आपको गांठें पशु के नाक के अंदर भी, पशु के मुंह के आसपास, पशु के लेवे पे, जो पेरिनियल रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। पशुओं में इस बीमारी के कारण, जो गांठें बनने के कारण, पशुओं में अंधेपन की समस्या भी आ सकती है और पशु को मेस्टाइटिस
जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ सीरियस केसेस में साथियों लंपी स्किन डिजीज वायरस पशुओं को न्यूमोनिया जैसी बीमारी की तरफ भी लेके जा सकता है। तो न्यूमोनिया भी पशुओं में हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो लंपी स्किन डिजीज का वायरस है, ये पूरी चमड़ी, पशु के पूरी चमड़ी में जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता है केराटिनोसाइट्स में, और पूरे शरीर पे आपको कहीं भी ये जो गांठें हैं ये देखने को मिल सकती हैं। साथियों, जो लंपी स्किन डिजीज का वायरस है ये चमड़ी को अफेक्ट करने के साथ साथ में पशु के जो अंदरूनी ऑर्गन हैं, अंदरूनी अंग हैं, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर किसी पशु की मृत्यु हुई है तो उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में आप देखेंगे उसके मुंह के अंदर भी गांठें हैं, जीभ के अंदर भी गांठें हैं। पशु का जो आहार श्वास नली है वहां पे भी आपको गांठें देखने को मिलेगी। पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी आपको गांठें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये पशुओं में काफी एक दर्दनाक की स्थिति है, काफी पेनफुल कंडीशन है। पशु की पूरी चमड़ी पे आपको घाव देखने को मिलेंगे, फफोले देखने को मिलेंगे, और अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी आपको ये जो गांठें हैं देखने को मिलती है। तो बहुत ही ज्यादा ये पेनफुल कंडीशन पशुओं के लिए रहती है। पशु के आमतौर पे पशु की मृत्यु के बाद में जो चमड़ी है उसका चमड़ा चमड़ा उद्योग में काफी इम्पोर्टेंस है। तो अगर लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है, पशु की मृत्यु होने के बाद में जो चमड़ा है वो भी जो टेनरी वगैरह हैं, लेदर फैक्ट्रीज हैं, उनमें उस चमड़े का भी उपयोग है जो नहीं हो पाता है। तो साथियों, ये बीमारी पशुपालन और भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी ये बीमारी है जो खतरनाक साबित अभी तक हो चुकी है। काफी ज्यादा पशुओं का नुकसान हुआ है, और पशुओं के लिए ये बहुत ही एक डरावनी स्थिति और बहुत ही पेनफुल कंडीशन पशुओं के लिए हो जाती है। इस बीमारी के जो लक्षण है वो काफी पेनफुल हैं पशुओं के लिए। अब साथियों, पशु की चमड़ी पे अगर गांठें हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एलएसडी ही हो। दूसरे ऐसे कई बीमारियां हैं जैसे कि फंगस के कारण जो बीमारी है, डर्मेटोफाइलोसिस जिसको हम बोलते हैं, स्यूडोकाउपोक्स जिसको हम बोलते हैं, ओंकोसर्कोसिस की बीमारी है, कुछ पैरासाइट्स पशु की चमड़ी को अफेक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया पशु की चमड़ी को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें इस बीमारी के लक्षण नहीं रहेंगे, उसमें पशु के कुछ ही हिस्से पे आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो दूसरी ऐसी कुछ बीमारियां भी हैं जो पशु की चमड़ी से जुड़ी हुई है, लेकिन उनको एलएसडी से बिल्कुल अपने को अलग डायग्नोज जरूर उनको करना चाहिए। तो कुछ बीमारियां हैं जो पशु में चमड़ी से जुड़ी हुई हैं लेकिन वो एलएसडी नहीं है, तो उनका फिर ट्रीटमेंट आपको उसी हिसाब से करवाना चाहिए। अब साथियों, हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज में कुछ मेरे पर्सनल सुझाव हैं आपको ट्रीटमेंट से जुड़े हुए। ट्रीटमेंट में आपको क्या देखना है, सबसे पहले ट्रीटमेंट आपको घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से आप पशु का इलाज करवाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वैज्ञानिक तरीके से इलाज का मतलब पशु के वजन के हिसाब से कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी है, दिन में कितनी बार एंटीबायोटिक लगानी है, कितने दिनों तक एंटीबायोटिक लगानी है। तो साथियों, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बेसिकली। वायरस को मारने के लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग अभी तक मौजूद नहीं है। जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी अगर आप क्वालिफाइड वेटनेरियन के सहयोग से आप अगर ट्रीटमेंट पशु को देंगे तो आपको जो सफलता की रेट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी शुरू करवाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। पशुओं को पहले दिन बुखार है, पहले दिन ही आप अच्छी एंटीबायोटिक लगाएंगे तो पशुओं को जो सुधार है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। पशुओं के ट्रीटमेंट में क्या है, सही तरीके से एंटीबायोटिक को अपने को सेलेक्ट करना है। पशु के शरीर पे दर्द को कम करने के लिए हमें टीके लगाने हैं। पशु के शरीर पे जो घाव हैं उन घाव में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। आइवरमेक्टिन जैसे टीके हम लगा सकते हैं। पशु की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने वाले जो लिवामिजोल जैसे इंजेक्शन है उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी अलावा अगर पशु बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप 0.1% मिथाइलिन ब्लू का मतलब 1 ग्राम मिथाइलिन ब्लू 1 लीटर पानी में आप मिक्स करके और जो घोल बना है उसको आप 3 डोज उसकी आप बना सकते हैं। 350 किलोग्राम के पशु को आप
जो 300 ml के आसपास में डोज बना के देंगे, और दिन में आपको 3 घंटे 3 बार रिपीट करनी है, हर एक 8 घंटे के बाद में। मतलब 8 घंटे के बाद में 300 ml 0.1% मिथाइलिन ब्लू पशु को आपको पिलाना है। तो ये भी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है जो पशुओं में साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर पशु में घाव ज़्यादा बने हैं तो आप मिथाइलिन ब्लू का जो सॉल्यूशन है वो पशु के स्किन पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पे आपको दूध वगैरह उन ऐसे पशुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक जब हम पशु को देते हैं तो उनका दूध इंसान के कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं रहता है, तो वो आपको जो प्रिकॉशंस हैं जरूर आपको करने हैं। अब साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके डेयरी फार्म में कोई ऐसा पशु है जिसको लंपी स्किन डिजीज हो सकती है, तो उस केस में आपको क्या करना है। सबसे पहले जिस पशु में ये बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं उस पशु को आप दूसरे झुंड से अलग कीजिए। अलग करने के बाद में आप जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो लगा सकते हैं, ताकि मच्छर मक्खियां उस पशु से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक न जाएं। इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स आप डेयरी फार्म पे यूज करते हैं उन सब को अच्छे तरीके से धो के डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करके आपको साफ करना चाहिए, ताकि अफेक्टेड पशु से ये बीमारी दूसरे स्वस्थ पशुओं में न फैले। तो साफ सफाई और जितने भी इक्विपमेंट्स आप जो डेयरी फार्म पे यूज करते हैं उनको आप कीटाणु रहित जरूर आपको करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करके, ताकि ये बीमारी डेयरी फार्म पे दूसरे पशुओं तक न जाए। अगर संभव हो सके तो आपके डेयरी फार्म पे जितने विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, जो गेस्ट आपके डेयरी फार्म पे आते हैं उनका आना बिल्कुल आप बंद कर दें। इसके अलावा वेटनरियंस या जो प्रैक्टिशनर इलाज करने आते हैं उनको आप डेयरी फार्म पे कम से कम एंट्री दें। अगर हो सकता है वो कोई ऐसे पशु का ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं जिनमें एलएसडी की बीमारी है, तो अगर वो फिर आपके पशु में आके पशुओं का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशुओं में भी एलएसडी बीमारी आ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब साथियों हम बात करेंगे इस बीमारी को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। सबसे पहला, फार्म और पशु से जुड़ी हुई समस्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा, पशुओं का वैक्सीनेशन, और तीसरा, पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में। साथियों, एलएसडी बीमारी से अपने पशुधन को बचाने के लिए आपको वैक्सीन करवा लेना चाहिए। वैक्सीन आपको जरूर करवाना चाहिए। कौन सी वैक्सीन अभी मौजूद है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन अभी मौजूद हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में बकरी के लिए और भेड़ के लिए जो वैक्सीन है वो सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। भेड़ और बकरी में जो सीप पॉक्स की वैक्सीन आती है, गोट पॉक्स की वैक्सीन आती हैं, वो सबसे ज़्यादा किफ़ायती हैं। आप अपने पशुधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीप और गोट पॉक्स में जो गोट पॉक्स वैक्सीन है, गोर्गन गोट पॉक्स वैक्सीन, जिसका गोर्गन स्ट्रेन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है सीप पॉक्स के तुलना में। अगर आपके पास में, आपके डेयरी फार्म के आसपास में या आपके घर में पशुओं के साथ में आपने भेड़ें रखी हैं तो आप सीप पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करें। अगर पशु या गांव में गोट की पॉपुलेशन या बकरियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप गोट पॉक्स वैक्सीन इस्तेमाल करें। इन दोनों वैक्सीन में जो गोट पॉक्स वैक्सीन है इसके कंपैरेटिवली थोड़े से रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आपके एरिया में गोट पॉक्स वैक्सीन मौजूद नहीं है तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आप सीप पॉक्स वैक्सीन भी अपने पशुधन को लगा के पशुधन को एलएसडी जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे किन पशुओं में आपको टीकाकरण करवाना चाहिए। 3 महीने की उम्र के बाद में जितने भी पशु हैं सबको आपको वैक्सीन करवानी चाहिए। सारे पशुओं को वैक्सीनेशन आपको करवानी चाहिए। कितने डोज आपको यूज करनी है? सीप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए जो वैक्सीन रिकमेंडेड है, जो गोट और सीप में रिकमेंडेड है, उसका 3 से 10 गुना आप वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीप पॉक्स वैक्सीन एक भेड़ को 1 ml लगती है, तो मिनिमम गाय को आपको 3 ml देनी है। आप 4 या 5 ml भी दे सकते हैं। तो साथियों ये होगी डोज की बात। सीप पॉक्स वैक्सीन भी आप यूज कर सकते हैं, गोट पॉक्स वैक्सीन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में गोट पॉक्स वैक्सीन यूज
अभी मौजूद नहीं है, तो आप सिप पॉक्सिन वैक्सीन का जरूर आप इस्तेमाल करें। कितना करना है? मिनिमम 3 ml। अगर गोटपॉक्स वैक्सीन मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 ml आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद में साथियों, पशुओं को एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए जितने भी डेयरी एग्जीबिशन हैं, लाइव एनिमल्स के एग्जीबिशन हैं, डेयरी एक्सपो हैं, पशुओं की मंडी है, पशुओं का जहाँ पे खरीद फरोख्त होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य पे पशु लेके जाते हैं, या फिर पशुओं को चराने के लिए जो चरगावे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज पे तुरंत रोक लगनी चाहिए, तुरंत इन एक्टिविटीज को बैन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज से ये जो एलएसडी की बीमारी है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकती है। तो लंबी दूरी तक ये वायरस न फैले, इसके लिए टेम्परेरी जो शो हैं या मंडियां हैं या चरवाए हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। अगर मजबूरी है, आपको पशु को चरा के लेके आना ही पड़ेगा, तो आप वैक्सीन करवाने के 28 दिन के बाद में ही पशुओं को लंबी दूरी तक लेके जाएं, ताकि जिन एरिया में अभी तक ये बीमारी नहीं है वहां तक ये बीमारी न पहुंचे और किसानों का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। अब साथियों, आपको डेयरी फार्म पे जो बायो सिक्योरिटी है उस पे खास ध्यान रखना चाहिए। बायो सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कोई भी नया बीमारी फैलाने वाला वेक्टर या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस आपके डेयरी फार्म तक न पहुंचे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपके डेयरी फार्म पे कोई भी नया व्यक्ति आता है या विजिटर आता है या वेटनरियन आता है, तो उसको आपको प्रोटेक्टिव जो क्लोथिंग है ये आपको देनी चाहिए। जैसे कि जो शूज हैं उनमें कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव ग्लव्स इनको इस्तेमाल करने चाहिए, और कपड़ों जो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो भी आपको देने चाहिए। इसके साथ में जो डेयरी फार्म पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको सही तरीके से धो के डिसइंफेक्ट करना चाहिए। आपके डेयरी फार्म पे अगर कोई भी नया पशु आप लेके आते हैं, नया जो कोई भी व्हीकल अगर आपके डेयरी फार्म पे आता है, तो उसके जो टायर्स हैं, टायरों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना चाहिए, और हो सके तो पूरे जो अ, पूरा जो व्हीकल है उसको भी आप डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। तो फीड के जो व्हीकल हैं, दूध के जो व्हीकल हैं, जो दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको आपको पूरे तरीके से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ताकि ये बीमारी आपके डेयरी फार्म पे न पहुंचे। तो इससे साथियों, आपके जो डेयरी फार्म है उसमें इस बीमारी के आने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई पशु भी खरीद के लेके आए हैं, तो कम से कम उसको 28 दिन दूसरे पशुओं से अलग रखिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी बीमारी है तो उसके लक्षण आपको 28 दिन में देख जाएं, और आप जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर प्रिकॉशन है, वो ले सके। तो बायो सिक्योरिटी पे आपको साथियों इस एलएसडी बीमारी को काबू में रखने के लिए बायो सिक्योरिटी पे आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जरूर ध्यान आपको रखना चाहिए। अब साथियों, हम बात करते हैं इस बीमारी से कंट्रोल करने के लिए जो वेक्टर्स हैं उनको आपको कंट्रोल में करना चाहिए। वेक्टर्स जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं और चीचड़ हैं। तो साथियों, जितने भी वेक्टर्स और पैरासाइट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहले आपको फार्म पे और फार्म के आसपास में आपको सफाई रखनी है। सफाई का मतलब पशुओं की बैठने की जगह पे गोबर पेशाब खड़ा नहीं रहना चाहिए। साफ अगर पशुओं की बैठने की जगह है, तो आमतौर पे पशु का जो मैन्योर है उसको ये मच्छर खा के और वहीं पे अंडे देते हैं। तो अगर आपने उनका जो ब्रीडिंग स्पेस है और फीडिंग स्पेस है वो आपने कम कर दिया सफाई के माध्यम से, तो उनकी जो पॉपुलेशन में वृद्धि है वो कम रहेगी। तो सबसे पहले आपको डेयरी फार्म पे सफाई का ध्यान देना है। डिसइंफेक्टेंट आप यूज कर सकते हैं, फिनाइल यूज कर सकते हैं, फॉर्मेलिन आप यूज कर सकते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ न हो। इसके बाद में आप कुछ दवाइयां हैं जो पशु पे आप दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन जैसी जो दवाइयां हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म के आसपास में आप फोगर्स का इस्तेमाल करके मच्छरों और मक्खियों की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, ताकि ये वेक्टर्स इस बीमारी को न फैलाएं। साथियों, आपको दवाई का इस्तेमाल करना है पशु के शरीर पे
या फिर डेयरी फार्म में आप डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सफाई करनी है, उसके बाद में आप दवाइयों का छिड़काव करें। कभी भी आप मच्छर मक्खियों को मारने वाली दवाइयां पशु के शरीर पे इस्तेमाल न करें, उससे पशुओं में जहरवाद की स्थिति हो सकती है। और ये जितने भी उपाय हैं ये आपको एक साथ करने हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब बहुआयामी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं पशु के वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको सारी चीजें एक साथ करनी है और बार बार रिपीट जरूर करनी है। 20 दिन के बाद में जो भी चीजें आप कर रहे हैं मच्छर मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए, 20 दिन के बाद में आपको फिर से रिपीट जरूर करना है। इसके बाद में साथियों, अगर किसी भी पशु की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो भारत में आमतौर पे प्रैक्टिस है पशुओं को खुले में छोड़ा जाता है और उसकी जो डी स्किनिंग वगैरह करी जाती है, चमड़ी वगैरह अलग निकाली जाती है। साथियों, जैसा कि एलएसडी बीमारी है, इसमें पशु की चमड़ी का कोई भी अ, काम नहीं रह जाता है, कोई भी वो काम की नहीं रहती है। अगर आप पशु को खुले में छोड़ेंगे तो जितने भी मच्छर और इस पे जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, जो मांस खाने वाली मक्खियां हैं, वो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाएंगी। तो कभी भी आपको एलएसडी जो ग्रसित पशु है उसकी अगर मृत्यु हो गई है तो खुले में आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप शव को खुले में छोड़ेंगे तो हो सकता है उस शव से जो बीमारी है दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनमें ये बीमारी फैल जाए। तो आपको भारतीय कंडीशन के हिसाब से पशु को दफनाना सबसे उचित एक स्टेप है जो सभी किसान भाइयों को फॉलो करना चाहिए। तो कम से कम 6-7 फीट गड्ढा आपको खोद के उसमें पशु को डाल के ऊपर से आप चूना वगैरह डाल सकते हैं, ताकि मच्छर मक्खियां इस पशु से जो वायरस है वो दूसरे हेल्दी पशुओं पे वायरस को न फैलाएं। इसके साथ में जब आप पशु को दफनाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है ये रिहायशी इलाके से दूर हों, पीने के जो पानी के स्रोत हैं उनसे दूर हों, ताकि किसी प्रकार का कंडेमिनेशन न हो सके। तो साथियों, जो मृत पशु है उसका सही तरीके से निस्तारण करना किया जाना बहुत जरूरी है, उसको दफनाना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे किसान भाइयों को इस बीमारी के कारण नुकसान ना हो। तो साथियों, ये था आज का टॉपिक लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जिसमें हमने बात करी कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या इसका कारक क्या है, वायरस क्या है, कैसे इस बीमारी को हमें रोकथाम करनी है, वैक्सीन पे हम कैसे कैसे फोकस कर सकते हैं, और जो वेक्टर्स हैं उसको हम कैसे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है उसको मेंशन कर सकते हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।